Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ 13th में। शुरू करने से पहले मैं आपको क्रैश कोर्स की जानकारी दे देती हूँ। देखिए, हम आपके लिए लाए हैं एक क्रैश कोर्स जो पूरी तरह से फ्री है और ये टारगेट कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को। इस क्रैश कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, जिन्होंने खुद या तो कई बार इंटरव्यूज़ दिए हैं या फिर मेंस दिए हैं। यहाँ पे ये जो कोर्स है 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और ये 20 जून तक चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराया जाएगा। यहाँ आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही आपको स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन दोनों कवर कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस और CSAT भी इंक्लूडेड है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रजिस्ट्रेशन लिंक दी है, आप उस पर जाके लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और इसका शेड्यूल भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम। ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज अ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसा कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। तो देखो, आयरन डोम न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आपको पता है इजराइल और जेरूसलम में कई दिनों से वायलेंस चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में राइट्स चल रहे हैं और जो इजराइल है वो कई बार अभी तक अटैक कर चुका है फ़लस्तीन के सिटीजन्स पे। तो आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इजराइल की जो एक तरह से एयर डिफेंस का काम करती है इजराइल के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है और एयर टू एयर नहीं, ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। देखो, डिफेंस की जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी कि एयर टू एयर है, ग्राउंड टू एयर है, लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है। ठीक है, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये सब कुछ। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सेकंड गलत है। सो आंसर वुड बी ए, ओनली वन। ओके, तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। हमारा ये रहा इजराइल का आयरन डोम। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आपको पता है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी दिनों से वायलेंस चल रहा है और अब जब फ़लस्तीन के हमस लोगों ने इजराइल के ऊपर मिसाइल गिराना चाही, रॉकेट गिराना चाहा, तो इजराइल के ये चीज़ बहुत वायरल हुई थी वीडियोस में कि इस तरह का एक डोम बन गया था इजराइल के ऊपर। जैसे ही कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आती थी, वो ऐसे इधर से एक और मिसाइल आती थी और वो फ़लस्तीन से आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो ये आयरन डोम एक तरह से एयर डिफेंस का काम कर रहा था और ये जो वीडियो है, इस तरह के वीडियो बहुत वायरल हुए थे। ठीक है, तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड फ़लस्तीन बोथ साइड्स। ठीक है, और ये इसके बारे में है और सोशल मीडिया पे इस तरह के रॉकेट्स जो गाज़ा से आ रहे हैं, गाज़ा स्ट्रिप के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। मैं आपको इजराइल फ़लस्तीन इशू के बारे में यहाँ नहीं बता रही हूँ, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो गाज़ा से ये रॉकेट्स आ रहे थे और देखा जा रहा था कि ये इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए इसको एयर डोम नाम दिया गया है। ठीक है, आयरन डोम। अब देखो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, किसका? इजराइल का। ओके, और ये किसी भी मिसाइल और रॉकेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज और ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, शॉर्ट रेंज एंड ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रॉकेट्स, मोटार्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इन सभी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, काउंटर कर सकता है और 2011 में इसे डिप्लॉय किया गया था। देखो, 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में एक वॉर टाइप, बैटल टाइप चीज़ हुई थी और उसके बाद जब इजराइल को ये समझ आया कि उसे एक एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, तब से इजराइल कोशिश कर रहा था और अब 2011 में वो ये बना पाया था। ठीक है, तो ये रफेल एडवांस सिस्टम के अकॉर्डिंग आयरन डोम जो है ये लगभग 2000 इंटरसेप्शन एक टाइम पे ले सकता है और 90% सक्सेस रेट है इसका। मतलब कि अगर आप ये पिक्चर देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें आपको ये आयरन डोम दिख रहा होगा। ये जो आयरन डोम है ये एक वर्चुअल डोम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट इसकी तरफ टारगेट किया जाएगा तो यहाँ पे इसको पहले तो ट्रैक किया जाएगा रडार यूनिट के थ्रू और उसके बाद उसको यहाँ पे उसकी ट्रेजेक्ट्री को यहाँ ट्रैक किया जाएगा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट के थ्रू। और तीसरी चीज़ क्या की जाएगी,
मिसाइल फायरिंग यूनिट से यहाँ पे उस आती हुई मिसाइल को, अटैकिंग मिसाइल को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे सामने से एक और मिसाइल भेजी जाएगी। ठीक है, तो इसको समझेंगे, पर आपको ये समझ आना चाहिए कि किस तरह से ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है ऑपरेटिंग बेसिस को, अर्बन एरियाज को, डिप्लॉयड एंड मैन्यूवरिंग फोर्सेस को भी। हर वेदर कंडीशन में, दिन रात सब समय ये चल सकता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे चलता है। पहली चीज़ यहाँ से होती है कि यहाँ से किसी एनिमी टेरिटरी से कोई भी मिसाइल या आर्टिलरी या रॉकेट से अगर यहाँ पे भेजा जाता है, टारगेट किया जाता है इजराइल को, ये बिल्टअप एरिया कौन सा है, जहाँ पे ये आयरन डोम ऑपरेट करा जा रहा है, एम्प्लॉय किया गया है। ठीक है, तो इस एरिया में ये आयरन डोम काम करेगा। तो अगर इसकी तरफ कोई भी मिसाइल टारगेट की जाती है तो रडार यूनिट से पहले तो उस मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को पता किया जाएगा, फिर बैटल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट से उसकी ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करके उसकी लोकेशन को समझा जाएगा। उसके बाद ये थर्ड चीज़ क्या होगी, फोर्थ चीज़ क्या होगी, यहाँ से 2 तामिर मिसाइल्स जाएंगी उसको डिस्ट्रॉय करने, एनिमी की जो मिसाइल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तामिर मिसाइल यहाँ से जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा सिस्टम काम करेगा। ओके, तो हमने इसके बारे में समझ लिया और इसीलिए ये न्यूज़ में था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हर तरफ से मिसाइल्स को प्रोजेक्ट कर सकता है एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं साइड अप्रोच है, ठीक है, फिर फ्रंट अप्रोच है, रियर अप्रोच है, तो हर तरफ से ये एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक और चीज़ कि इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम अभी है या नहीं है, अभी हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने वाले हैं रशिया से। ओके, इसके अलावा हमारे पास आकाश मिसाइल है। ठीक है, आकाश मिसाइल जो है हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, और इसी के अलावा हम नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल ले रहे हैं, नासम्स कह सकते हो आप इसको, ये हम USA से ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 में से एक ये UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय UN चार्टर इन 1945। तो ये UN चार्टर 1945 के अंतर्गत बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं। UN के 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं। कौन कौन सी प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं, देखो, सबसे पहले तो जनरल असेंबली, फिर सेक्रेटरीट है, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ठीक है, उसके बाद ये UN सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर इकोसॉक है, इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और एक है ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं UN की। ओके, और UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये मेजर डिसीजंस लेती है UN के। ओके, और UN चार्टर के अंतर्गत इसे बनाया गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, इजराइल पैलेस्टीन का इशू हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इजराइल पैलेस्टीन क्लैशेस ट्रिगर फियर्स ऑफ फुल स्केल वॉर। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन के इशू को देखते हुए। ओके, और इसी के लिए ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगी और इसको डी एस्केलेट करने की कोशिश करेगी इस बैटल को जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में छिड़ गई है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे हम। ठीक है, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल UN चार्टर के अंतर्गत बना है 1945 में। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अब देखो, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स किस तरह से, 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 जो हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, P5। ठीक है, P5 कौन से, फ्रांस, ठीक है, USA, चाइना, UK और रशिया। तो ये जो 5 हैं ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में इलेक्ट होके आते हैं। तो ठीक है, 2 साल का टर्म रहता है ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का। हर मेंबर के पास एक वोट रहता है और कोई भी डिसीजन जो है वो 9 मेंबर्स अगर उसके लिए राजी होते हैं तो वो डिसीजन लिया जाता है 9 मेंबर्स की मेजॉरिटी से। एक भी अगर परमानेंट मेंबर
एक भी परमानेंट मेंबर अगर इसके ऊपर नो कह देता है, वीटो लगा देता है, तो बाकी किसी की भी नहीं चलती, ठीक है। तो ये वीटो सिस्टम यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चल रहा है, और ये वीटो सिस्टम हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इशू वाली चीज़ है, कंसर्न वाली चीज़ है, क्योंकि हम जब भी कोई ऐसा प्रपोजल रखते हैं जो पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट फंडिंग को लेकर होता है, उसमें चाइना हमेशा वीटो लगा देता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, any member of UN which is not a member of Security Council may participate without vote in the discussion। तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई मीटिंग हो रही है जिसमें कि कोई भी नेशन मेंबर कंट्री नहीं है, 15 कंट्रीज में से नहीं आता है, फिर भी वो उस काउंसिल में, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, अपने ओपिनियन दे सकता है, लेकिन वहाँ उसको वोट करने की परमिशन नहीं होगी, ठीक है। और ये कौन सा कर सकता है? जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसा लगे कि ये वाला जो नेशन जो अलग से पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा स्टेक्स उसके लगे हुए हैं इस इशू को लेके, वो इस इशू को लेके स्पेशली अफेक्टेड होगा, ओके। और इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो हर महीने रोटेट करती है 15 देशों के बीच में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ओके। तो देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इस तरह से आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनको पढ़ के जाना है, यूएन से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी पढ़ के जाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भीमा कोरेगांव बैटल। भीमा कोरेगांव बैटल, ठीक है, ये आज से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी भी बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का लास्ट वॉर था ये। पेशवाज वॉन दिस बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। तो पेशवाज ने इस वॉर को जीता था ब्रिटिशर्स से। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का ही हिस्सा था, लास्ट वॉर थी समझ लो, और पेशवाज जो थे वो इसमें हार गए थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वन स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आंसर होगा ए, ओके। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये जो भीमा कोरेगांव एक्टिविस्ट थे नवलखा, इन्होंने अपनी एक बेल पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो हमको इसका पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये भीमा कोरेगांव बैटल था क्या, क्योंकि ये जो नवलखा हैं ये भीमा कोरेगांव बैटल के ही, मतलब भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के ही एक्टिविस्ट है, ओके। तो देखो यहाँ पे भीमा कोरेगांव बैटल है क्या बेसिकली। तो देखो 2018 में यहाँ पे 200th एनिवर्सरी थी। देखो भीमा कोरेगांव बैटल जो है ये 1818 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 1818 में 1 जनवरी को ये बैटल हुई थी। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ रहे थे महार्स, जो उस टाइम पे दलित कम्युनिटी हुआ करते थे और आज की डेट में उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट में रखा जाता है। तो महार्स लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की साइड से, और मराठास में पेशवास लड़ रहे थे। ये जो लड़ाई थी, ये एंड में इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत गए, यानी कि महार्स जीत गए और पेशवास हार गए। तो इसकी अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, यहाँ पे सोशल इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट के जो कास्ट ऑपरेशन है, ठीक है, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, उसके ऊपर उसके वायलेशन में एक जीत हुई थी दलित्स की। तो यहाँ पे ये पूरा इशू है। तो इसी इशू को, इसी बैटल को सेलिब्रेट किया जाता है जो दलित कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, उनके द्वारा। और ये जो थी, ये जो बैटल थी, इसकी 200th एनिवर्सरी मनाई गई थी भीमा कोरेगांव बैटल की 2018 में। अब देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ था इसमें बहुत सारे वायलेंट क्लैशेस भी हुए थे जब 2018 में ये मनाया गया था, ओके। और इसकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो देखो ब्रिटिश आर्मी में जो महार्स थे वो ऑटोमेटिकली नहीं आए थे। ऐसा माना जाता है, ऐसा अलेज किया जाता है कि पेशवा बाजीराव टू ने उनको इंसल्ट किया था, और उसके बाद से महार्स कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ना डिसाइड किया, और इसके बाद इसको एक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, ओके। और ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था, इसका हिस्सा है। लास्ट वॉर थी इसकी, लास्ट बैटल थी इस वॉर की। और जो इसमें जो दलित्स जीते थे, महार्स जीते थे, ब्रिटिशर्स जीते थे, उनके सम्मान में यहाँ पे एक विक्ट्री स्तंभ, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जय स्तंभ बनाया गया था, ठीक है, भीमा कोरेगांव विलेज में ही, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस साइट पे विजिट भी किया था 1 जनवरी 1927 में, ठीक है। और इसको एक प्राइड की मोमेंट की तरह लिया जाता है कि दलित्स की जीत हुई थी, जो हायर कम्युनिटी थी, हायर कास्ट थी, उसके ऊपर। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सी केयर सिस्टम,
ऑक्सीकेयर सिस्टम वॉज रिसेंटली procured using PM CARES फंड by which of the following? तो ऑक्सीकेयर सिस्टम गवर्नमेंट ने खरीदा है, ठीक है, PM CARES फंड का यूज करते हुए, और ये किससे खरीदा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नन। तो देखो यहाँ पे आंसर होगा सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, DRDO के बारे में। अभी रिसेंटली इन्होंने एंटी कोविड ड्रग भी बनाया था जिसे 2DG कहा जा रहा है, 2DG ड्रग था, ठीक है। तो अब इन्होंने ऑक्सीकेयर सिस्टम जो बनाया है उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करने वाली है। तो यहाँ देखते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, DRDO's ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट्स टू बी प्रोक्योर्ड फॉर ₹322 करोड़। तो यहाँ पे 1.5 लाख यूनिट हम इनसे प्रोक्योर करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं DRDO से। PM केयर फंड को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट इसको खरीदेगी, ओके। और ये जो है ये स्पेशली यूज़ किया जा रहा था उन सोल्जर्स के लिए जो हायर एल्टीट्यूड, सियाचिन जैसी जगहों पे लड़ते हैं, तो उनके ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़, इसको DRDO की एक लेबोरेटरी ने बनाया है जो बेंगलोर में बेस्ड है, ओके। अब देखो, ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देगी, ठीक है, बेस्ड ऑन SpO2 लेवल एंड प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया। आपको पता होगा कि कोविड के चलते ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक सिम्टम ये भी है कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, हाइपोक्सिया बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया की सिचुएशन से बचाने के लिए बाहर से सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देनी पड़ रही है पेशेंट्स को, और इसी के लिए यहाँ पे ऑक्सीकेयर सिस्टम यहाँ पे लगाया जा रहा है। ऑक्सीकेयर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि पेशेंट के SpO2 लेवल को देखते हुए वो अपने उस अकॉर्डिंग ही अपना जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब किसी मैनुअल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो पेशेंट है उसे हाइपोक्सिया की सिचुएशन से बाहर निकाला जा सकेगा, ओके। अब देखो, यहाँ पे 1.5 लाख यूनिट्स ली गई हैं ऑक्सीकेयर सिस्टम की PM केयर्स फंड को यूज़ करते हुए। 1.5 लाख यूनिट हमने बात की, ठीक है। 322 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें। कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है जो DRDO ने डेवलप किया है, और ये रेगुलेट करने के लिए काम आता है ऑक्सीजन को, to regulate oxygen being administered to the patients based on sensed values of their SpO2 levels। तो SpO2 लेवल के बेसिस पे ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेगुलेशन के साथ ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी किया है कई सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ को इंडिया की, सो दैट ये जो ऑक्सीकेयर सिस्टम है ये प्रोड्यूस हो सके इंडिया में ऑल ओवर, और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके। ऑक्सीकेयर सिस्टम जो है ये बेसिकली वर्कलोड को रिमूव करेगा, रिड्यूस करेगा, और एक्सपोजर जो है हेल्थ केयर का और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का उसको भी रिड्यूस करेगा बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ रूटीन मेजरमेंट एंड मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो। ये मैंने आपको बताया कि आप किसी भी नर्स को जाके बार बार पेशेंट का ऑक्सीजन SpO2 लेवल चेक नहीं करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो सपोर्ट है उसको रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक होगा, ओके। DRDO की बात करें तो हम इसके बारे में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1958 की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था इसका मोटो क्या है, तो देखो इसका मोटो है बलस्य एवं विज्ञानम, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रेंथ लाइज इन नॉलेज, ठीक है। तो स्ट्रेंथ नॉलेज से आती है, बेसिकली ये इनका मोटो है, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इक्वेटर पासिस थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप से इक्वेटर पास होता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये। सेकंड स्टेटमेंट है 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाला जो डिग्री है, जो चैनल है, वो है 8 डिग्री चैनल। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, इक्वेटर से पास नहीं होता है। इक्वेटर पूरे इंडिया से ही पास नहीं होता है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होता है, ठीक है। इक्वेटर एशिया में कौन सी कंट्रीज से पास होता है? किरीबाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स, बस ये 3 कंट्रीज से पास होता है इक्वेटर हमारे एशिया में। याद कर सकते हो आप किम के नाम से, ओके। और सेकंड स्टेटमेंट 8 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, ये भी गलत है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो हमारा मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का पार्ट है और मालदीव्स, उन दोनों को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अलग करेगा। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट होगा
डी हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको बहुत लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, तो 10 करोड़ की लिमिट है उनके पास कि वो 10 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकते हैं किसी भी परचेजेस के लिए, इमरजेंसी परचेजेस के लिए कोविड-19 के सप्लाईज को लेकर। तो इन्होंने मांग की है कि इसको बढ़ाया जाए सो दैट अंडमान एंड निकोबार में भी जो कोविड की सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये है हमारा इंडिया, ओके, और इंडिया के बे ऑफ बंगाल साइड पे यानी कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में अंडमान और एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप पड़ता है, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो। अब इसको हम डिटेल में समझें तो देखिए ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और ये जो है ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये इंडोनेशिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया के कितने करीब है। और यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अंडमान ग्रुप्स की बात करें तो 4 मेजर आइलैंड आते हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है, तो नॉर्दर्न मिडिल लोअर एंड लिटिल अंडमान, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। अब इसका सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। निकोबार में देखें तो कार निकोबार, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेट निकोबार है, ओके, तो और ये है लिटिल निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इस तरह से ये उल्टा चलता है निकोबार में। तो सबसे पहले नॉर्दर्न, फिर मिडिल, फिर लोअर अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, और उसके बाद निकोबार की तरफ आएंगे तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इस तरह से, ओके। और ये 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे जो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है वो कौन सा पैसेज है, वो है डंकन पैसेज, ओके, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है वो कौन से अंडमान पे आती है, लोअर अंडमान पे आती है, ओके। अब देखो यहाँ पे इसको हम और थोड़ा सा देख लेते हैं इस मैप को। ये अंडमान एंड निकोबार का ये है, ठीक है, ये है नॉर्दर्न अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान या लोअर अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है ना अंडमान एंड निकोबार का, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल, ओके। तो ये लास्ट पॉइंट है हमारे इंडिया की टेरिटरी का। तो इंदिरा पॉइंट लास्ट पॉइंट है। और नारकोंडम आइलैंड, अब ये देखो नारकोंडम आइलैंड जो है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो था यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड पे, और बैरन आइलैंड जो है ये अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। तो ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, और ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में पड़ता है, ये याद रखना है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको बताया साउथ अंडमान या फिर लोअर अंडमान पे आप समझ सकते हैं। रिचीज आर्किपेलागो के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, तो ये भी याद रखना है। बैरन आइलैंड के ऊपर भी आया है और डंकन पैसेज के ऊपर भी आया है, ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा पैसेज अलग करता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है काछल आइलैंड निकोबार आइलैंड्स पे, और यहाँ पे अभी रिसेंटली 3 आइलैंड्स को सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नाम दिया गया है। एक है शहीद आइलैंड, एक है स्वराज आइलैंड और एक है नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड, ओके। तो इस तरह से नाम दिया गया है 3 आइलैंड्स को, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्वाड। क्वाड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज द फॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन 4 नेशंस। फॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, देखो अंडरलाइन करना, जब भी प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करो अंडरलाइन करना जो भी कीवर्ड्स आपको लगे। तो फॉर्मल है, स्ट्रेटेजिक है, डायलॉग है 4 नेशंस के बीच में, ये सही स्टेटमेंट है या नहीं ये बताएंगे हम। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इन्वॉल्व्स इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करता है, ये स्टेटमेंट बताना है सही है या गलत है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी नाटो, मिनी नाटो कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट दिखने में तो सही लग रहा है लेकिन गलत है, ठीक है, बहुत छोटा सा चीज़ है, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल ग्रुप है ये, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये चारों कंट्रीज से बनता है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और इसे मिनी नाटो या एशियन नाटो भी कहा जाता है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ओनली 2 and 3 दैट इज ऑप्शन बी, ओके। अब देखो क्वाड ग्रुप इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली चाइना ने ओपन धमकी दी है बांग्लादेश को कि तुम
क्वाड जो ग्रुप है वो ज्वाइन मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये खुलेआम धमकी दी है और उसको लेके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, बहुत सारे कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं कि कैसे आप सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकते हो किसी कंट्री की। तो बांग्लादेश ने रीबफ किया है चाइना को ऑन क्वाड वार्निंग, और ये कहा है कि जो भी फॉरेन एनवॉयज हैं उनको एक डेकोरम और एक डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए अपने स्टेटमेंट्स में। तो क्वाड ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये मैप में आप देखिए, ये है इंडिया, ये है यूएसए, ये है जापान और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ग्रुप्स, इन चारों नेशन से मिलके बनता है क्वाड ग्रुप। इसको डायमंड ग्रुपिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं डायमंड की शेप में ये बन रहा है। 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये बाद में जाके फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि उतना उस टाइम पे चाइना का इन्फ्लुएंस भी नहीं था कि चाइना को काउंटर करना पड़े, और एक तरह से थोड़ा हेजिटेशन था बाकी चारों कंट्रीज़ में भी कि क्यों फालतू में दुश्मनी मोल लेना, ठीक है। तो एशियन या मिनी नाटो कहा जाता है इसको, और ये बेसिकली इसका देखो प्रैक्टिकली इसका एम है काउंटर बैलेंस करना चाइना को। चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन पैसिफिक ओशन में, ये वाला जो रीजन है, इसमें चाइना अपनी हेजेमनी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अलग अलग मिलिट्री बेसिस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद बहुत सारी टेरिटरीज को भी क्लेम कर रहा है। साउथ चाइना सी का इशू हमने डिस्कस किया ही था। तो इसकी हेजेमनी को यहाँ पे काउंटर करने के लिए चाइना की जो ओवर एम्बिशियस क्लेम्स हैं, ओवर एम्बिशियस एक्सटेंशन क्लेम्स हैं, उनको कर्ब करने के लिए यहाँ पे ये जो क्वाड ग्रुपिंग है वो बनाई गई है, ठीक है। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउड जो है चाइना का, उसको बैलेंस करने के लिए। और ये फेल हो गया था पहले तो, लेकिन वापस से 2012 में शिंजो आबे जो कि जापान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने एशिया का डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम से क्वाड ग्रुप को टैग दिया कि डायमंड ग्रुप है, ये डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी ग्रुप है और हमें इसे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बाद से ये चारों कंट्रीज मिलके मैरीटाइम कॉमन्स को इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक में प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। और इसमें देखो नवंबर 2017 में यहाँ इन चारों कंट्रीज फिर से साथ में आई और क्वाड ग्रुप फिर वापस से जीवंत हो गया, ठीक है, वापस से लाइव हो गया। और देखो इसमें क्वाड ने कई सारी मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि एक के बारे में बताऊं मैं आपको, मालाबार एक्टिविटी का नाम आपने सुना होगा। मालाबार जॉइंट एक्टिविटी है। पहले ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी, किस किस के बीच में, इंडिया, यूएसए एंड जापान के बीच में। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्ट लिया था 2020 में। तो ये एक तरह से देखा जा रहा था, ये क्वाड को दिखाने, क्वाड की शक्ति को दिखाने का एक तरीका था। तो इस तरह से क्वाड ग्रुपिंग अभी काम कर रही है चाइना के अगेंस्ट, चाइना को काउंटर करने के लिए, नॉट अगेंस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक टर्म, ये इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताना है। इट इज़ एन इंडेक्स दैट ट्रैक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। पहला स्टेटमेंट सही है। It is currently calculated using 2011-12 as the base year। तो 11-12 को यूज करते हुए बेस ईयर के फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये भी सही है। पहले इसका बेस ईयर क्या हुआ करता था, 2004 एंड 5, अब 2011-12 है, ठीक है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है ये समझें, उससे पहले ये न्यूज़ में क्यों था ये देखते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके। इन्फ्लेशन ईजेस टू 4.29%, बेस लिफ्ट्स आईआईपी। तो देखो यहाँ पे एक हिंदू में एक न्यूज़ थी इन्फ्लेशन परसेंटेज को लेकर और इसके बारे में, आईआईपी के बारे में। तो इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन्फ्लेशन कैसा है। तो इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन तो अभी कम हो रहा है क्योंकि फूड प्राइजेस की जो रेट्स हैं वो कम है, ओके। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्रो हुई हैं मार्च में, और साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो थी वो पहले कम थी, अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रो हुई है 25.8% से। तो ये पूरा इशू है, ठीक है। अब इसमें देखो हम समझते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है क्या। देखो किसी भी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स की हमको परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ती है सो दैट हम उसके पॉलिसी डिसीजंस ले सकें उस अकॉर्डिंग, ओके। और उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको टैकल कर सकें। तो उसी तरह से ये इंडेक्स बनाया गया था, ग्रोथ रेट्स को दिखाता है ये अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स की,
और इकोनॉमी की एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में। तो देखो ये जो इंडेक्स है ना, ये मंथली पब्लिश किया जाता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये दिखाता है ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। और इसका जो इसमें जैसे मान लो 100% अलग अलग इंडस्ट्रीज यहाँ पे एडेड हैं, तो इसका 40% तो 8 कोर इंडस्ट्रीज ही बना देती हैं। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या हैं? ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया की। तो 40% वेट जो है आईआईपी में वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ये? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आठों जो हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका वेटेज बताएंगे, कितना वेटेज है इनका, ठीक है, आईआईपी में। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको मुझे बताना है। तो इनका मंथली क्या परफॉर्मेंस है, इनके अलावा जो भी और भी इंडस्ट्री हैं उनका भी क्या परफॉर्मेंस रहा है मंथली बेसिस पे, उसको देखते हैं। और इसमें बेस ईयर लिया जाता है 2011-12, मतलब इस साल के रेफरेंस में देखा जाता है कि इन इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ करी है या नहीं करी है, ये सब चीज़ें। ओके, इसको कंपाइल एंड पब्लिश कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंतर्गत सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मंथली पब्लिश करती है। ये एक कंपोजिट इंडिकेटर है, ठीक है, यानी कि ब्रॉड सेक्टर्स और यूज बेस्ड सेक्टर दोनों की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ब्रॉड सेक्टर यानी कि जैसे बड़ी जो सेक्टर्स है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा जो यूजर बेस्ड सेक्टर्स हैं, जैसे बेसिक गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, इन सभी की परफॉर्मेंस यहाँ ये मेजर करता है। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पहला मेजर है या सिर्फ अकेला मेजर है जो फिजिकल वॉल्यूम को चेक करता है, ठीक है। इकोनॉमिक वॉल्यूम नहीं, फिजिकल वॉल्यूम को चेक करता है। गवर्नमेंट एजेंसीज इसको यूज करती हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। और ये रेलेवेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये क्वार्टरली और एडवांस्ड जीडीपी एस्टिमेट्स के साथ रेलेवेंट है, मतलब मंथली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसकी रेलेवेंस ज़्यादा हो जाती है। तो आज के हमने सारे करंट अफेयर्स यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।